तो ये तुम लोग का ऑनलाइन क्लास का डे 2 यानी कि दूसरा दिन होने वाला है। दूसरा दिन हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो भी ट्रेन में बैठे बैठे, क्योंकि सोचे थे बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। 9 बजे टाइमिंग दिया हुआ था पहुंचने का, बट लगता है कि अब शाम तक पहुंचेगा। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी है, इसलिए आज भी ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ेगा। मीन्स तुमको आज भी ट्रेन में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, एक दिन और कष्ट सही। तो देखो, कल हम लोग पढ़े थे उत्सर्जन चैप्टर को। उत्सर्जन चैप्टर का कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़े थे। और उत्सर्जन की क्रिया कौन सा अंग करती है, मीन्स किस अंग से उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये सब चीज़ कल हम पढ़े थे। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फिर से उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या है, ठीक है। ट्रेन थोड़े से भी झटका ले रही, क्योंकि ट्रेन लगता है धीरे धीरे स्पीड पकड़ी। अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एंट्री हो चुका है। कुछ देर में मेन मुंबई पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कल से, आज तो नहीं, कल से हो सकता है वीडियो फेस कैम आए, ठीक है। आज बार इसी में मैनेज करो। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, यानी जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनका हमारे शरीर से बाहर की ओर निष्कासन, वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक। और उस हानिकारक पदार्थ को हम लोग एक कल नाम दिए थे, उसको क्या बोलते थे? उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। वो जो हानिकारक पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, जिनका कि उत्सर्जन होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ हम लोग तो जान लिए कि उत्सर्जी पदार्थ, हाँ ऐसा होता है, जो हानिकारक पदार्थ रहता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ के कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, क्या उनका कुछ नाम वगैरह है या नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। इधर धूप आ रही है, रुको मैं पर्दा थोड़ा लगा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, साइड वाला पर्दा लगा दिया, थोड़ा सा धूप कम आ रहा है। अच्छा देखो, उत्सर्जी पदार्थ पे हम लोग थे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो मुख्यतः हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। मेनली जो जनरल वे में कहे तो कार्बन एक उत्सर्जी पदार्थ है। कार्बन के बारे में डिटेल में बताने का आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कार्बन का पूरा चैप्टर ही पढ़े थे केमिस्ट्री में। पता होगा कि कार्बन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बताए थे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्बन यूज़ होता है। तो हमारे शरीर में कार्बन भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, जो कि फेफड़े से, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में फेफड़े से बनता है, या जैसे मछली है उसमें गिल्स, और फिर श्वास नलिका या ट्रैकिया जो छोटे छोटे जीव हैं, उन सभी में ये जो कार्बन होता है, ये श्वसन अंगों से प्रोड्यूस होता है। ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक। और इसके साथ साथ जब हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है, कल बताए थे कि जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। जैसे हम लोग तो जान गए कि हाँ चलो भाई खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, लेकिन मिलती कैसे है, उसकी प्रोसेस को समझेंगे। जैसे मान लो तुम कुछ खाया, जैसे मान लो कि आज तुम चावल और दाल खाया, ठीक है, चावल प्लस दाल, ठीक, ये दोनों खाया। अब ये दोनों जब तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो इसका पाचन का क्रिया होगा, ठीक है। जब पाचन की क्रिया होगी तो इसमें मौजूद जो भी प्रोटीन्स होंगे, जैसे मान लो दाल में प्रोटीन है, ठीक है, चावल में जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, या कोई भी अन्य विटामिन किसी भी चीज़ में, या कुछ और भी फूड तुम ग्रहण किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। एग्जाम्पल के जैसे सबको पता है दाल में क्या होता है? प्रोटीन। तो दाल में जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, अब इसका विखंडन होता है, ठीक, पाचन की क्रिया में ही होता है। जैसे तुम खाया चावल दाल, तो जैसे दाल में मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन का विखंडन होता है, यानी प्रोटीन सरल अणुओं में टूटता है। हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया के दौरान प्रोटीन टूटता है। अब इसी को कहते हैं प्रोटीन का विखंडन। तो जब प्रोटीन टूटता है, यानी प्रोटीन जब विखंडित होता है, तो उससे कुछ एनर्जी मिलता है, मीन्स उससे कुछ हमारे कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड होता है, हमें शक्ति मिलता है। साथ साथ जब प्रोटीन विखंडित होता है, यानी प्रोटीन पाचन के दौरान हमारे शरीर में जो प्रोटीन जो दाल से आया है, या दाल ही नहीं किसी अन्य पदार्थ से भी अगर मान लो प्रोटीन आया हो, जब ये विखंडित होता है तो उसके दौरान एनर्जी तो मिलता है, साथ साथ कुछ विषाक्त पदार्थ भी बनते हैं। विषाक्त मतलब कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। जैसे कि इसको हम इरेज करते पहले, जैसे कि उसमें से मेनली है अमोनिया, ठीक है, ये भी बनता है, यूरिया भी बनता है, ठीक है, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, जिसको हम लोग यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये सभी पदार्थ बनते हैं प्रोटीन के विखंडन के बाद। जब प्रोटीन का विखंडन होता है, यानी पाचन की क्रिया के दौरान जब प्रोटीन का विखंडन होता है हमारे शरीर में, तो ये सब हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ये सब जो पदार्थ तुमको दिख रहा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। मीन्स अगर ये हमारे शरीर के अंदर रहे, ये इतने विषैले होते हैं कि हमारे शरीर मतलब डेड हो जाएगा 102 दिन में।
ठीक है, इतने ज़्यादा ये विषाक्त होते हैं। तो इसलिए इन सभी पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना, यानी थ्रो आउट होना, हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों पदार्थ या इससे भी और भी बनते हैं छोटे छोटे विषाक्त पदार्थ, कार्बन जैसे हम बताए थे श्वसन अंगों से बनता है, तो अगर ये सभी पदार्थ अगर शरीर से बाहर नहीं निकले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा शरीर काम करना बंद कर सकता है, अच्छे से स्वस्थ हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन्हीं सभी पदार्थों को, ये सब जो विषाक्त पदार्थ हैं, इन्हीं सभी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है बहुत सारे प्रोसेस से। उनमें से एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन है, जो हमारे शरीर में होता है, ठीक, वो इसी के कारण होता है, उत्सर्जन कारण। कभी सोचा है कि मूत्राशय में जो मूत्र बनता है, ठीक है, हमारे शरीर में मूत्राशय पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मूत्राशय पाया जाता है। अब यहाँ पे कोई शर्माने वाला बात या फिर कुछ ऐसा इलॉजिकल वाला बात नहीं है, इरिटेशन वाला बात कि सर क्या पढ़ा रहे, ये तुम्हारे चैप्टर में उत्सर्जन में है, ठीक है। तो इसको एज ए चैप्टर पढ़ना है, एज ए एजुकेशन को फॉर्म में शिक्षा ग्रहण करने के रूप में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि देख करके हंस रहे सर क्या पढ़ा रहे पता नहीं, ठीक है। तो समझो मूत्राशय में जो मूत्र बनता है, ठीक, वो होता क्या एक्चुअली में, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये होता क्या है इसमें, तो इसमें यही सब पदार्थ होते हैं, जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं। ये जो उत्सर्जन करने की क्रिया कौन करता है, वृक्क, कल बताए थे कितने के बारे में। तो ये जो वृक्क उत्सर्जन की क्रिया करती है, तो उसमें इन्हीं सभी पदार्थों के, जितने भी इसके जैसे हानिकारक पदार्थ हैं, उन्हीं सभी पदार्थों को मूत्र के फॉर्मेट में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, हमारे शरीर से आउट कर देता है मूत्र के फॉर्मेट में। और इसी कारण से देखो, मूत्र का इंग्लिश में नाम पता होगा तुम लोगों को, क्या होता है, यूराइन उसको बोलते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बता देते हैं, इसको यूराइन बोला जाता है, ठीक। क्यों बोला जाता है यूराइन, क्योंकि देखो इसमें यूरिया की मात्रा होती है ना, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसलिए इसको यूराइन बोला जाता है, ठीक है, मूत्र को। और इसको बाहर निकालना जरूरी होता है, मूत्र मार्ग के ही थ्रू बाहर निकालते हैं। अब ये जो वृक्क होता है, ये वृक्क जितने भी हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ हैं, उनको जल के साथ मिश्रित करके मूत्र में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आगे यही हम लोग पढ़ेंगे कि ये वृक्क इन सभी कार्यों को करता कैसे, ठीक। पहले ये समझो, जितने भी ये हानिकारक पदार्थ हैं, ये वृक्क क्या करता है, सभी को, ठीक है, जल के साथ, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उसमें जल मिला करके, मीन्स जल के साथ मिश्रित करके या फिर उसको फिल्ट्रेट करके जल के साथ जोड़ के वो मूत्र प्रोड्यूस करता है, और मूत्र के थ्रू हम लोग अपने विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ये वृक्क कार्य करता है, ठीक है। तो अमोनिया, यूरिया, अच्छा एक और चीज़, यूरिया का तुम नाम और कहीं जगह सुना होगा, जैसे कि सुना होगा कि खेतों में यूरिया डाला जाता है, ठीक है। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, सॉरी फर्टिलिटी के लिए होता है, जो खेत का जो फर्टिलिटी बढ़ाए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाए, ये होता है। तो वो यूरिया अलग है, ठीक है, वही है, मीन्स ऐसा नहीं करने पूरा डिफरेंट है, लेकिन यूजेज उसका अलग अलग होता है, ये समझना है हमको। तो समझ में आ गया होगा कि ये सब विषाक्त पदार्थ किस प्रकार से हमारे शरीर के बाहर निकलता है और कैसे उस विषाक्त पदार्थ को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसमें वृक्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखता है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि अगर ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह गए तो क्या होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ये सभी जो पदार्थ हैं, फॉर एग्जांपल मानो कि ये जितने भी पदार्थ हैं कि अगर शरीर से बाहर नहीं निकल पाए, मान लो वृक्क है हमारा, वृक्क को क्या बोलते हैं हम लोग, वृक्क को किडनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइट थोड़ा सा कम हो गया, स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है, 1 मिनट को हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। अब दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये जो वृक्क है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में डेली हम लोग भोजन तो करते ही है, ठीक है, भोजन हम लोग डेली करते हैं। खाना खाने के पश्चात जितने भी विषाक्त पदार्थ बनेंगे, जितने भी हानिकारक पदार्थ बनेंगे, वो तो वृक्क उसको उत्सर्जन कर नहीं पाएगा उसका, ठीक है। वृक्क उसको छान करके मूत्र में कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। इसके कारण से जितना भी विषाक्त पदार्थ होगा वो हमारे शरीर के अंदर क्या होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, मीन्स हमारे शरीर के अंदर बनता जाएगा, जमा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब विषाक्त पदार्थ, यानी ये सब विषैले पदार्थ हमारे शरीर को पूरा अस्वस्थ बना करके हमारे शरीर को डेड कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रखता है ये वृक्क, ठीक है। तो अब इस वृक्क के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं कि ये वृक्क क्या है, ठीक। कल वृक्क का जो संरचना होता है वो हम बताए थे,
कि इसका अगर हम संरचना देखें यानी स्ट्रक्चर देखें तो बताए थे ये सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है, सेम के बीज के आकार का होता है ब्रिक। और ये एक जोड़ी पाया जाता है, एक जोड़ी समझता है, एक जोड़ी मतलब कि 2 पाया जाता है, ठीक है। 2-2 ब्रिक यानी सुना होगा कि हमारे शरीर में 2-2 किडनीज पाई जाती है, 2-2 किडनी होती है, ठीक, 2 किडनी, 2 किडनी हमारे शरीर के अंदर होता है। अब क्या दोनों का यूज होता है, ठीक, एक फैक्ट का बात बताते हैं। ये जो किडनी है अगर इंसान के शरीर में एक भी रहे, मीन्स 1 किडनी भी रहे तो वो एनफ है, मतलब कि इंसान अगर जिंदा रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है और सिर्फ उसका उत्सर्जन की क्रिया नॉर्मली होना है तो वो 1 किडनी पे भी जी सकता है, ठीक है, यानी 1 किडनी पे भी वो जिंदा रह सकता है। तो फिर सोचेगा कि ये 2 किडनी क्यों है भाई, ठीक है, 2 किडनी का क्या जरूरत पड़ गया। तो ये सब नेचुरल है, आप कह सकता है ये नेचर का देन है या कुछ भी हो वैसा समझ सकता है कि हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिला हुआ है। क्या, जैसे कि मान लो 2 हाथ, जैसे भगवान हमें 2 हाथ देते हैं, ठीक है, हम अपना फेवरेट ड्राइंग बनाते हैं फिर से 2 हाथ देते हैं, किस लिए, अगर मान लो एक हाथ किसी कारण से डिफेक्ट हो जाए, ठीक, तो एक हाथ तो रहेगा। 2 आँख भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर एक आँख डिफेक्ट हो जाए तो एक आँख यूज हो जाएगा, समझ आए मेरा बात। वैसे ही किडनी भी 2-2 है, ठीक, इसका रीजन तुम प्राकृतिक समझो, नेचर का देन समझो या फिर करिश्मा समझो, जो भी हो, तो 2 किडनी पाया जाता है। बाय चांस किसी मनुष्य के शरीर में एक किडनी फेल्योर हो जाए, एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरा किडनी वर्क करेगा, ये है, ठीक। तो ये किडनी के बारे में बेसिक डिटेल्स है। अब इसका मेनली हम संरचना पाते, जो हम बता रहे थे कि किडनी का जो संरचना होता है ये सेम के बीज के आकार का होता है, ये भी बताया, और ये छोटे छोटे ब्रिक शंकुओं से बने होते हैं जो पिरामिड ऐसा दिखता है। इसके अंदर 15-16 ब्रिक शंकु होता है जो पिरामिड ऐसा संरचना रखता है। अब ये पिरामिड किसको कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को पिरामिड बोलते हैं। मीन्स अगर ऊपर में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ट्री देखा होगा तुम लोग, ठीक है, कि ऊपर में बहुत कोन के आकार का है, ठीक, ऐसा वाला ट्री देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। ऊपर में देखो कितना छोटा है लेकिन नीचे आते आते बड़ा होते जाता है, इसको कहते हैं पिरामिड साइज। अच्छा, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में भी सुना होगा, ऐसा करके जो पिरामिड रहता है, ठीक है, जो बहुत पुराना बनाया गया एंशियंट पिरामिड है इजिप्ट के लोगों का, तो इजिप्ट में पिरामिड, ऐसे शेप को पिरामिड कहते हैं। तो ऐसे ही शेप का, ठीक है, ब्रिक के अंदर ऐसा ही शेप का कुछ ब्रिक शंकु पाया जाता है, उसको ब्रिक शंकु कहते हैं। इसका ब्रिक बना होता है, अंदर में छोटे छोटे ब्रिक शंकु होते हैं 15 से 16, ठीक है, ऐसा संरचना रखता है ब्रिक। और साथ ही साथ ब्रिक में कुछ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रिक नलिका पाया जाता है। अब ये क्या है समझो, ब्रिक नलिका, इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक नलिका अगर नहीं सुना होगा, नेफ्रॉन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको हम लोग नेफ्रॉन के भी नाम से जानते हैं, ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन, इसी का ये इंग्लिश नेम है, कंफ्यूज मत होना। तो ब्रिक के अंदर, ठीक है, ब्रिक के अंदर छोटी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती है किडनी के अंदर। ऐसे समझो किडनी के अंदर छोटा छोटा पाइपलाइंस, छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा नली पाया जाता है, पाइप ऐसा, उसे नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या फिर ब्रिक नलिका उसको कहा जाता है। ये कितना होता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये हमारे शरीर के अंदर कहते हैं एक किडनी के अंदर, 1 किडनी में ये इसकी संख्या 1 मिलियन होती है। अब यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा है तो पता ही होगा 1 मिलियन मतलब कितना होता है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख, ठीक, याद रहेगा। नेफ्रॉन की संख्या एक ब्रिक में कितनी होती है, 10 लाख। ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है, ठीक, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स रहते हैं। अब ये नेफ्रॉन है क्या, तो नेफ्रॉन का कोई परिभाषा पूछे कि बताओ भाई ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन होता क्या है, तो क्या बोलना है, ये नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन क्या है, ब्रिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये ट्रेन स्टार्ट हो रहा है इसलिए झटका थोड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, इतना मैनेज करो। नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, ब्रिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझो, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। क्लास 9th में जब पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है कोशिका के बारे में, है ना, पहला चैप्टर कोशिका रहता है। उसमें क्या बताया जाता है कि कोशिका जीव शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब ये हुआ कि ये कोशिका ही ऐसा चीज़ है, ठीक। अभी हम जीव शरीर पे आते हैं, ठीक, बेसिक चीज़ पे। चलो थोड़ा सा लाइट आया इसलिए हम फ्लैश लाइट पहले बंद करते हैं।
ठीक है। तो कोशिका के बारे में बता रहे थे कि कोशिका जो है हमारे जीव शरीर का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा शरीर का संरचना हुआ है। संरचना नहीं, हमारा शरीर बना है। किसी भी इंसान का जो बॉडी बना होता है वो किससे बना होता है? कोशिका का बना होता है। ठीक, कोशिका से उसका शरीर बना होता है। तो कोशिका से ही क्योंकि इसका शरीर बना है, संरचना हुआ है शरीर का कोशिका से, इसलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक। पहला वर्ड क्लियर हुआ, क्योंकि इसी से बना है। और क्रियात्मक इसको क्यों कहते हैं? क्रियात्मक मतलब काम करने वाला। हमारे शरीर में जितना भी काम होता है, जैसे मान लो तुम्हारे शरीर में अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उस समय तुम्हारे शरीर में भी क्या हो रहा होगा? ठीक, अभी तुम्हारे शरीर में श्वसन हो रहा होगा। ये प्रक्रिया किससे हो रहा है? नाक से जा रहा है। फिर तुम्हारे शरीर में फेफड़ा है। ये सब जो फेफड़ा, जैसे मान लो फेफड़ा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये वर्क कर रहा है। फेफड़ा किससे बना है आखिर बताओ तो? कोशिका का ही ना आखिर बना है। तो एक प्रकार से ये जो काम कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है, ये कौन कर रहा है? कोशिका ही तो कर रहा है। ठीक, इनडायरेक्टली अगर सोचो काम कर रहा है इसे फेफड़ा, बट फेफड़ा तो बना तो हुआ है कोशिका का ही, तो क्रिया एक प्रकार से कोशिका ही कर रहा है। इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? जीव शरीर का संरचनात्मक, यानी कि जीव शरीर बना भी होता है कोशिका का। ठीक है, और साथ साथ क्रिया जितना भी होता है वो भी किससे होता है? कोशिका से ही होता है। मीन्स जीव शरीर में जो कोशिका होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेम वैसे ही वृक्क के लिए, तो जीव शरीर के लिए कोशिका था, लेकिन वृक्क के लिए सेम क्या होता है? जैसे जीव शरीर कोशिका का बना होता है, वृक्क किसका बना होता है? नेफ्रॉन का या वृक्क नलिका का बना होता है। तो इस नेफ्रॉन को वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मीन्स ये हुआ कि नेफ्रॉन से ही वृक्क का संरचना हुआ है। संरचनात्मक मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन से ही वृक्क बना है, तथा क्रियात्मक मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन से ही वृक्क काम करता है। मीन्स वृक्क जो वर्क करता है, वृक्क जो फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, वो काम किससे होता है? नेफ्रॉन ही इनडायरेक्टली काम करता है। इसलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन से वृक्क बनता है और नेफ्रॉन से वृक्क का कार्य होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब थोड़ा आगे देखते हैं वृक्क के बारे में कुछ और फैक्ट। वृक्क क्या करता है मेनली? अभी बताए, हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उसको फिल्ट्रेट करके मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है, ऐसा करता है। ठीक है, वृक्क का ये काम होता है। अब ये वृक्क कितना ये फिल्ट्रेट कर पाता होगा हमारे शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ हैं? तो अप्रॉक्स ऐसा माना जाता है कि 160 to 180 लीटर। ठीक है, ये डिफर करता है हर एक पीपल में। तो 160 से 180 लीटर पर डे, ठीक है, हर एक दिन फिल्ट्रेट करता है हमारे ब्लड को। हमारे जितने भी ब्लड होते हैं ना उसको फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है कौन? ये वृक्क। उसमें से जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको निकालता है। पर डे का इतना काम है। ठीक, लगभग समझ लो 50 गैलन खून को पर डे ये फिल्ट्रेट करता है। एक मतलब हमारा एक छोटा सा किडनी, समझ सकता है कितना छोटा सा ये किडनी होता है। अब ये जो किडनी है, किडनी के बारे में एक और फैक्ट ये है कि ये किडनी हमेशा वर्क करती रहती है, और अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे शरीर में। और इस सिचुएशन में हमें आर्टिफिशियल किडनी का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का सहायता लेना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, ताकि हम लोग यूज कर पाए किडनी को। मतलब किडनी जो भी काम करता है उस सजन का, उस क्रिया का यूज़ कर पाए। इसीलिए पता हो किडनी का जो डिमांड होता है बहुत ज़्यादा होता है। सुनता होगा कि कहीं किसी बच्चे का किडनी निकाल लिया, या फिर किसी हॉस्पिटल में कहीं पे ऑपरेशन चल रहा है, उसका किडनी निकाल लिया गया। या सुनता होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा चोट वगैरह नहीं था, मर गया, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहाँ भी किडनी निकाल लिया। तो किडनी निकाल क्यों लिया जाता है? इसी सब यूज़ के लिए। मान लो किसी व्यक्ति का किडनी अगर फेलियर कर गया, किडनी वर्क काम करना बंद कर दिया, वैसे सिचुएशन में क्या होगा? कहीं पे या तो आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस होता है, वो हम बताएंगे बाद में, या तो आर्टिफिशियल विधि यूज़ किया जाएगा, या फिर किसी अन्य इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। मीन्स इसका किडनी, जैसे मान लो इससे हम किडनी निकालें, ठीक, और इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में दे दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। तो किडनी इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को खुशनसीब समझो। ये वीडियो जब तुम लोग देख रहा है कि भगवान तुमको 2-2 किडनी दिए हैं, ठीक है। बड़ा ही अजीब सा सोचते रहता है क्या मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। समझो कि इतना ज़्यादा खुशनसीब है, लकी है कि तुम्हारे पास 2-2 किडनी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दोनों किडनी अभी फ्लॉप होगा, फेल्योर होगा, वो अभी हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल पे जी रहे होंगे। ऐसा होता है। हम लोगों के पास दोनों किडनी मौजूद है, ठीक। अब दोनों किडनी मौजूद है और हम लोग एक ही से
ठीक है। मेनली हम एक से ही काम चला सकते हैं। कुछ देर पहले हम बताए थे कि जीने के लिए, स्वस्थ रूप से रहने के लिए अगर उत्सर्जन की क्रिया करनी है तो एक किडनी एनफ है। अब एक किडनी एनफ है, इसका मतलब ये मत करना कि एक किडनी को बेच कर आईफोन खरीद लेना या कुछ कर देना एक किडनी को। बोलना कि सर बोले एक ही किडनी पे जिंदा रह जाएंगे तो एक किडनी को हम बेच देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कब तुम्हारा एक किडनी फेलियर हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक, तो एक किडनी पे काम चल सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा अगर हम ले लें तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक, ऐसे मान लो कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, जैसे मान लो हम कपड़ा हम यहाँ पे लाए हैं, बहुत सारा घूमने के लिए आए हैं, तो कुछ ही कपड़े में काम चल सकता था, 4-5 सेट भी लाते तो अलग अलग बैग्स में रख लिए कपड़ा। क्यों, मान लो अगर एक बैग कपड़े का एक बैग मेरा चोरी हो जाता, ठीक है, ट्रेन में चोरी भी बहुत होता है, मान लो अगर कपड़े का बैग चोरी हो जाता तो एक्स्ट्रा में फिर क्या करते, हमको तो नया कपड़ा खरीदना पड़ता, इसलिए एक एक्स्ट्रा में लेकर चल रहे हैं। बहुत लोग एक्स्ट्रा में रख करके चलते हैं ना कुछ कि अगर मान लो कि अगर ये हो जाए तो ऑप्शनल में एक रहना चाहिए, हाँ ये नहीं तो ये, या फिर 2-2 नंबर रखते हैं कि अगर एक नंबर बंद हो जाए तो दूसरा से बात कर लेंगे, कई बार ऐसा होता है। तो हम लोग 2 चीज़ों को ऑप्शनल में रखते हैं, एक्स्ट्रा में रखते हैं, ये नहीं तो ये सही। ठीक है, तो किडनी भी हम लोग को प्रकृति के द्वारा ऑप्शन में मिला हुआ है। तो चलो ये सब तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। मेनली हम लोग उत्सर्जन थे, उत्सर्जन समझ में शायद आ रहा होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। मेनली कुछ बच्चे का कमेंट आता है व्हाट्सएप पे, मीन्स रिप्लाई आता है, ये सब समझ में नहीं आता है। ठीक है, 9th क्लास के बच्चे को, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसे तो 10th वाले को सभी को समझ में आ रहा होगा, हो सकता है 9th वाले को समझ में ना आए, क्योंकि कुछ वर्ड्स हम हाई लेवल का यूज करते हैं। ऐसे तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा जितना सरल भाषा में हम यूज़ करें, जितना सरल भाषा हम समझाएं वैसे ही समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर आने के बाद समझा देंगे। ठीक है, यहाँ से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी आएंगे तो समझा देंगे, बाकी तुम लोग रिवीजन करते रहो। ठीक है, देखो आज 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, फिर भी हम कंटिन्यू रखे हुए हैं ताकि तुम लोग को ये बता सके कि तुम लोगों को पढ़ना अभी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हम बहुत दुख होता है जब हम पता चलता है कि हमको इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे। देखो हम ट्रेन में अभी हम चाहते तो मस्त अभी सोए रहते हैं, ठीक है, ट्रेन अभी चल रहा है, हमको क्या मतलब है कि हम वीडियो बनाकर तुम लोग को प्रोवाइड करें। हम सो भी तो सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, नहीं हम पढ़ा रहे हैं तुमको, किस लिए, तुम लोग के लिए। और पता क्या चलता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका एवरेज वॉच टाइम, कल देखे थे 10th का वीडियो का, वो था 4 से 5 मिनट बता रहा था एवरेज वॉच टाइम। बहुत ही बुरा लगा था कि हम 20 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, सबका बात नहीं कर रहे, बहुत लोग देखा भी था पूरा वीडियो, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो कि 4 से 5 मिनट देख करके वीडियो को बंद कर देता है। ठीक, या तो देखो ही मत, ठीक, अगर नहीं देखना है, हम ऐसा फोर्सफुली कहते हैं कि तुम देखो ही मेरा वीडियो, हम तुम लोग के पढ़ाई के लिए ना कहते हैं कि देखो तुम सीखोगे कुछ, तुम्हारा पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। हम भले यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, फिर भी तुम्हारे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ना हम वीडियो बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो 4 से 5 मिनट के लिए देखने के लिए आता है, तुम बाबू देखो ही मत, तुम वीडियो बंद कर दो, चैनल अनसब्सक्राइब करो। ठीक, हो सके तो कोचिंग में मत आना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम देखना चाहता है तो पूरा का पूरा वीडियो देखो। ठीक है, ऐसा नहीं क्लिक करके बंद कर दिए। और कुछ लोग तो वीडियो देखा ही नहीं, हम वीडियो डाल दिए हैं, वीडियो पड़ा हुआ है लेकिन देखा ही नहीं, ऐसा भी बहुत लोग हैं। ठीक, तो रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोगों से कि डेली क्लास करो, मन से क्लास किया करो, जितना भी हम बता रहे हैं नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछो, घर में रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, फेस्टिवल आ रहा है उसमें एंजॉय भी करो, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। ठीक है, और कल दिवाली है, इसलिए एडवांस में हैप्पी दिवाली। अकेले देखो अभी ट्रेन में बैठे हुए, बोर तो हो रहे, लेकिन पढ़ाते वक्त बोरियत नहीं होता है। ठीक है, चलो तो फिर से बता रहे हैं, क्लास पूरा करना है, जितना भी क्लासेज आएगा। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगला क्लास में। पूरा वीडियो देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर से वापस देखो। ठीक, कल या परसों मिलते हैं अगले क्लास में न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए तुम लोग प्रस्थान कर सकते हैं।